जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पुनः उपस्थित हुए हैं अपने सेशन को शुरू करने के लिए। तो आज हम लोग सुपर संडे में उपस्थित हुए हैं। तो सुपर संडे का क्लास जो है कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आप लोग जो है कि इसे ध्यान पूर्वक आप लोग एक अस्थिर रूप से अपने जहाँ भी आप पढ़ते होंगे, आप एक अस्थिर रूप से 1 से 2 घंटा जो है कि अपना समय आप कौशल जी के जीएस चैनल पर जो है कि अपना समय को पास करने का या समय को एक्सटेंड करने का जो है कि प्रयास कीजिए, क्योंकि यह एक ऐसा चैनल है, भले अभी ये छोटा चैनल के रूप में उभर रहा है, लेकिन यह बहुत बड़ा चैनल कुछ ही दिन में बन जाएगा। सिर्फ आप सबों का जिस तरह से समर्थन मिल रहा है, यह बहुत ही आगे बढ़ने वाला है। तो चलिए आप बिना कोई देरी किए हुए आप सुपर संडे के क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले आज हम ले लेते हैं जो 2-4 लड़का जो सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं, जो कि एक सवाल का जवाब देते हैं। तो सबसे पहले हम नाम लेना चाहते हैं ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस। ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस जो है कि बहुत ही अच्छा से आंसर लिखे हैं। मेरा क्वेश्चन था कि बल का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है। तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है और बल का सीजीएस मात्रक डाइन होता है। और न्यूटन जो होता है और जो डाइन होता है, दोनों के बीच जो रिलेशन होता है आप लोग को बता दिए थे कि 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन। तो ये सब क्वेश्चन आप लोग जो है कि बहुत ही अच्छे से जान चुके होंगे। तो आज जितना भी हम सप्ताह के अंदर में जितना भी आपका सिलेबस कम करवाए हैं, सभी का निचोड़ जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहता है किसी भी एग्जाम के लिए, तो उस क्वेश्चन को हम आज एक वीडियो में साइंस को ले लेंगे और एक वीडियो में स्टैटिक जीके और जीके जो कवर किए हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम के दृष्टिकोण से आगे आने वाला है एग्जाम में, उसे हम लोग देखने वाले हैं। तो हम सबसे पहले आज नाम ले लिए ऑनलाइन टीचिंग सेंटर, जो आज सबसे टॉप बच्चा है। उसके बाद हम फिर नाम लेना चाहते हैं प्रशांत कुमार, आपका भी सही जवाब है। फिर लेना चाहते हैं यूजर टीएच, आपका भी सही है। फिर है आपका फोकस टारगेट, आप भी सही है। उसके बाद फिर है फोकस टारगेट और भी डीप में लिखे हुए हैं। उसके बाद फिर है आपका मनोज पासवान का भी सही जवाब है। उसके बाद फिर हम लेना चाहते हैं कुणाल कुमार, आपका भी सही जवाब है। उसके बाद फिर है आपका फिर उसके बाद हम ले लेते हैं 1-2 का और जो कि महत्वपूर्ण है। तो उसमें से है आपका चंदन कुमार, आपका भी सही आंसर है। फिर है सोनू कुमार। तो ये सब बहुत सब जो है कि हमें सपोर्ट करते हैं और यही सपोर्ट जो है कि आपको एक दिन आगे लेके चलेंगे। हम लोग साथ मिलकर जो है कि आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना कोई देरी किए हुए हम लोग आज के महत्वपूर्ण क्लास को जो है कि आगे बढ़ाते हैं और जो है कि मां सरस्वती से यह वंदना करते हैं कि जितने भी हमारे चैनल पर अभी सदस्य बने हुए हैं, इसे जो है कि आप लोग उस तरह का मस्तिष्क में उस तरह का बुद्धि और विवेक दीजिए, जिससे कि वो अपने माँ पिताजी के सपने को जो है कि पूरा कर सके और पूरा करके जो है कि अपना जो भी आगे आने वाला जो भविष्य रहेगा उसे उज्जवलमय जो है कि बनाने का प्रयास किया जाए। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। शुरुआत में से आज आप लोग को पहला सवाल बताना है कि किलोवाट घंटा जो होता है वह किस राशि का मात्रक होता है। तो किलोवाट घंटा वह ऊर्जा का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है? ऊर्जा का मात्रक होता है। और किलोवाट जो होता है घंटा, KWH जो होता है, इसी के आधार पर जो है कि बिजली बिल घर में आता है। आप लोग देखते होंगे कि प्रत्येक जो है कि घर में आजकल आपका मीटर लगा रहता है और बिजली बिल जो है कि उसी के आधार पर आता है कि भैया ये कितना खपत किया है प्रति महीना, तो उस आधार पर उससे पैसा लिया जाता है। तो याद रखिएगा ऊर्जा का मात्रक होता है किलोवाट घंटा और 1 किलोवाट घंटा का मान होता है आपका 3.6 गुना 10⁶ जूल। 3.6 गुना 10⁶ जूल होता है एक आपका किलोवाट घंटा का मान, और इसी को एक यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं? एक यूनिट। जैसे आप लोग को पता होगा कि मान लीजिए कि आपके घर में प्रति महीना 10 यूनिट बिजली का खपत होता है, तो समझिए कि 1 यूनिट का मान जो होता है वही 3.6 गुना 10⁶ जूल होता है। उसी में अगर आप 10 से गुना कर दीजिएगा तो टोटल जूल आपका आ जाएगा मान। और यह क्वेश्चन आपका रेलवे में भर भर के क्वेश्चन पूछा था कि अगर किसी घर में बिजली की खपत 10 यूनिट हो रही है तो इसका मान आप जूल में बताइए। तो सीधा आप 3.6 गुना 10⁶ जूल को 10 से गुना करके जो आ जाएगा वो आपका जूल में आंसर आएगा, वही ऑप्शन में रहता है। तो ये सब चीज जो है कि आप लोग कवर करने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि मूल मात्रक की संख्या जो होती है वो कितनी होती है। तो मूल मात्रक की संख्या 7 होती है। कितनी होती है? 7। मूल मात्रक की संख्या या आधारी मात्रक की संख्या या बेसिक मात्रक की संख्या जो होती है वह 7 होती है। और इसी 7 से जो है कि विभिन्न प्रकार के मात्रक और जो है कि हम बना सकते हैं, लेकिन मूल मात्रक जो होता है उसकी संख्या 7 होती है। कितनी होती है? 7 होती है। और व्युत्पन्न मात्रक की संख्या 2 होती है। कितनी होती है?
2। और मूल मात्रक आप लोग को बता दे, लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, ताप हो गया, विद्युत धारा हो गया, ज्योति तीव्रता हो गया और पदार्थ का परिमाण हो गया। यानी ये सारे का सारा जो आपका 7 को हो गया, यह मूल मात्रक हो गया। और उसमें से जो मूल मात्रक में लंबाई बताए, लंबाई का मात्रक मीटर होता है। तो अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि आवर्धन क्षमता का जो मात्रक होता है क्या होता है। तो आवर्धन क्षमता का कोई मात्रक ही नहीं होता है। आप लोग को बता दे, आवर्धन क्षमता हो गया, विकृति हो गया, उसके बाद आपका जो है कि आपेक्षिक घनत्व हो गया, ये सारा का कोई भी मात्रक नहीं होता है। ये सब चीज जो है यह बीमाहीन है। क्या है? बीमाहीन। बीमाहीन यानी इसका कोई बीमा नहीं होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। और प्रतिरोध का उल्टा जो होता है वह आपका जो होता है वह चालकता होता है। प्रतिरोध, सुनिएगा, प्रतिरोध हो गया। प्रतिरोध का आप लोग को बताए थे, सब चीज समझाए हुए हैं पिछले क्लास में। प्रतिरोध का मतलब होता है अगर किसी तार में विद्युत धारा अच्छा से जा रहा है तो, और अगर रास्ते में किसी प्रकार का व्यवधान आता है यानी उसका विरोध हो रहा है, तो समझेंगे कि वह प्रतिरोध हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रतिरोध। और प्रतिरोध को मापते हैं हम लोग ओम में। और प्रतिरोध का उल्टा होता है चालकता। चालकता मतलब बहुत अच्छा से जा रहा है चालक में, यानी चालकता। और चालकता को हम लोग महो में मापते हैं। महो में याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। और आप लोग को बता दे कि शक्ति बराबर यानी P बराबर होता है W/T। P बराबर W/T यानी कि कार्य बटे समय। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। और आपको बताए थे कि धूप चश्मे के लेंस की क्षमता 0 डायोप्टर। धूप चश्मे के लेंस की क्षमता 0 डायोप्टर होता है। और डायोप्टर जो होता है वह आपका जो है कि चश्मे की क्षमता को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, फोकस दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर। फोकस दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक इकाई क्या है? तो वह आपका जो है अश्वशक्ति। विद्युत ऊर्जा का जो विद्युत शक्ति का जो एसआई मात्रक है वह अश्वशक्ति है। विद्युत शक्ति का जो एसआई मात्रक है वह अश्वशक्ति है, यानी हॉर्स पावर है। और 1 हॉर्स पावर का मान होता है 746 वाट। 746 वाट याद रखिएगा। और आपका विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक होता है किलोवाट घंटा, क्योंकि आपका जो विद्युत ऊर्जा होता है वो जो खपत हम लोग करते हैं वो आपका किलोवाट घंटा पर ही उसको जो है कि हमसे पैसा लिया जाता है। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वह आपका ओम मीटर होता है। विशिष्ट प्रतिरोध उसी को हम लोग कहते हैं प्रतिरोधकता। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है ओम मीटर। और ओम मीटर जो होता है उसके लिए एक सूत्र याद रखिएगा, उसका सूत्र होता है R बराबर रो इंटू L बाय A। R बराबर रो इंटू L बाय A याद रखने का प्रयास कीजिएगा। यानी प्रतिरोध का मान जब बढ़ेगा तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी A का मान घटेगा। यानी तार की लंबाई को जब हम बढ़ाएंगे तो इधर आपका प्रतिरोध का मान भी बढ़ेगा, क्योंकि R बराबर होता है रो इंटू L बाय A, यानी कि L जो है वो आपका प्रतिरोध के समान है। यानी जब क्वेश्चन पूछेगा साइंस में कि जब किसी तार की लंबाई को बढ़ा दिया जाए या फिर बढ़ा के दुगना कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध का मान भी दुगना हो जाएगा। उसका प्रतिरोध का मान भी दुगना, क्योंकि R बराबर रो इंटू L बाय A होता है, क्योंकि आपका तार की लंबाई बराबर प्रतिरोध का मान होता है, याद रखिएगा। और प्रतिरोध को ओम में मापते हैं। किस में मापते हैं? ओम में मापते हैं। अगला क्वेश्चन, त्वरण का मात्रक क्या होता है? तो त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण का मात्रक होता है। और वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण करते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण करते हैं, लेकिन आवेग में परिवर्तन को संवेग करते हैं। आवेग में परिवर्तन को संवेग करते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि संवेग में परिवर्तन की दर को बल करते हैं। संवेग में परिवर्तन की दर को बल करते हैं। और बल बराबर सूत्र होता है Fs। बल यानी कि F बराबर आपका कार्य बराबर सूत्र होता है बल गुना विस्थापन। कार्य यानी W बराबर सूत्र होता है Fs, यानी फोर्स गुना विस्थापन। अगर इस कार्य को थीटा कोण से संपन्न करवाया जाए तो सूत्र होता है W बराबर Fs cos थीटा। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है,
अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम्ब। विद्युत आवेश का मात्रक कूलम्ब। और कूलम्ब का एक और मात्रक होता है एम्पियर सेकंड। कूलम्ब का एक और मात्रक होता है एम्पियर सेकंड। और आपका इसका क्या कहते हैं, विद्युत धारा का जो मात्रक होता है एम्पियर, और विद्युत धारा का एक और मात्रक होता है कूलम्ब पर सेकंड। कूलम्ब पर सेकंड विद्युत धारा का मात्रक, क्योंकि एक सूत्र आपको बता चुके हैं Q बराबर IT, और एक पता है I बराबर Q बाई T। ये सब चीज आपको हम कंटेंट दे चुके हैं, तो आज हम उतना समझाने का प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि ये सुपर संडे है। अगर आपको समझाने लगेंगे तो अधिक से अधिक क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, भार का ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन। भार का ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन। और आपका जो न्यूटन होता है वह बल का भी ऐसा ही मात्रक होता है, यानी बल और भार दोनों का ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है। दोनों का ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है। और भार यानी वेट, वेट यानी W। W बराबर सूत्र होता है mg। W बराबर सूत्र होता है mg। W बराबर सूत्र होता है mg। m यानी मास, g यानी कि छोटी g यानी त्वरण, याद रखेगा, ग्रेविटेशन फोर्स। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, ज्योति तीव्रता का मात्रक कंडेला। ज्योति तीव्रता का मात्रक कंडेला। और चुंबक फ्लक्स का मात्रक वेबर। चुंबक फ्लक्स का मात्रक वेबर, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि द्रव्यमान गुना वेग। द्रव्यमान गुना वेग से कौन सी राशि प्राप्त होती है? संवेग। द्रव्यमान गुना वेग से जो है कि आपको संवेग प्राप्त होता है। और जानते हैं, सब क्वेश्चन आपका हूबहू एनटीपीसी में ग्रुप डी में सीधा पूछा गया क्वेश्चन है कि द्रव्यमान गुना वेग बराबर होता है, आंसर होगा संवेग। क्योंकि संवेग बराबर सूत्र होता है, यानी संवेग यानी P बराबर सूत्र होता है mv। P बराबर mv, यानी कि m गुना v, m यानी मास, v गुना वेलोसिटी, यानी द्रव्यमान गुना वेग जो होता है वह संवेग के बराबर होता है। और संवेग और गतिज ऊर्जा, संवेग और गतिज ऊर्जा में जो संबंध होता है वह होता है p स्क्वायर बटे 2m। p स्क्वायर बटे 2m, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? दूरी का। प्रकाश वर्ष जो मात्रक होता है वह दूरी का मात्रक होता है। और प्रकाश वर्ष जो होता है वह आपका जो है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को जो दिखाते हैं हम लोग, वह प्रकाश वर्ष में दिखाते हैं। और एक प्रकाश वर्ष का मान होता है 9.46 गुना 10 पे पावर 15 मीटर। अगर किलोमीटर में पूछेगा तो पावर में 12 रखेंगे, पावर में 12 रखेंगे, याद रखिएगा। और दूरी मापने के लिए एक और चीज का हम यूज करते हैं, पारसेक का। पारसेक का यूज करते हैं, याद रखिएगा, पारसेक का। लेकिन आपका जो दो पिंडों के बीच की दूरी को दिखाते हैं प्रकाश वर्ष में दिखाते हैं, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहा जाता है। लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहा जाता है। और आप लोग को पता है कि उसमें से एक सूत्र होता है P बराबर 1/f। P बराबर 1/f। P बराबर 1/f पे ही आपको क्षमता इस पे निकल जाएगा किसी भी लेंस का, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। एक और सूत्र आपको हम बताए थे, यहाँ लेंस से संबंधित बताए थे, एक लेंस सूत्र बताए थे, एक दर्पण सूत्र बताए थे। आप लोग को बताए थे लेंस का जो तभी आंख में लगता है, लेंस तभी आंख में लगता है जब उसका पावर माइनस में चल जाता है, यानी 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f जो होता है, ये आपका लेंस सूत्र होता है। आप इतना सा याद रखिएगा तो आपसे न्यूमेरिकल भी बन जाएगा, और साथ ही साथ जो है कि आपको डायरेक्ट एग्जाम में जब आएगा कि भाई लेंस सूत्र होता है, तो याद रखिएगा 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। वहीं पर अगर दर्पण सूत्र पूछेगा तो याद रखिएगा दर्पण सूत्र में माइनस की जगह सिर्फ प्लस कर देंगे, यानी 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को जो मापते हैं हम लोग क्यूरी में मापते हैं। किसमें मापते हैं? क्यूरी में मापते हैं। और आप लोग को पता होगा कि रेडियोधर्मी पदार्थ का जो खोज किया था वह हेनरी बेकुरल ने किया था। किसने किया था? हेनरी बेकुरल ने रेडियो एक्टिव पदार्थ का खोज किया था। और आप लोग को पता है कि उसका सहायता उसमें जो कर रहे थे वो मैडम क्यूरी कर रहे थे, मैडम क्यूरी। और मैडम क्यूरी को जो है कि भौतिकी के क्षेत्र में इनको 2 बार नोबेल पुरस्कार जो मिला है अलग अलग चीज में, तो याद रखिएगा एक बार 1903 में मिला था, एक बार 1911 में मिला था। और पूरे विश्व में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला मैडम क्यूरी बनी थी, मैडम क्यूरी बनी थी, याद रखिएगा। ये सब क्वेश्चन आप जो है ना जिस भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, आप एक अग्निवीर से लेकर अगर आप बीपीएससी प्रीलिम्स तक बैठिएगा मतलब राज्य लोक सेवा आयोग में जब प्रीलिम्स में बैठिएगा तो वहां तक में आपको ये कवर आएगा ऑब्जेक्टिव वनडे एग्जाम में। तो आप लोग चाहे उसमें से दरोगा आ जाए, बिहार सीजीएल आ जाए, सेंट्रल सीजीएल आ जाए, एसएससी जीडी आ जाए, या फिर रेलवे के विभिन्न प्रकार
के एग्जाम जो होने वाले हैं, कुछ भी एग्जाम में बैठिए, अगर क्वेश्चन नहीं टच होता है तो फिर आप बोलिएगा सर आपका क्वेश्चन टच नहीं हुआ सिर्फ। लेकिन हाँ, इतना सा हम कहेंगे कि आप मेरे चैनल पे आप लगातार बना रही है और लगातार बने रहने से ही कुछ चीज संभव है। इतना चीज आसान नहीं है कि आप एक दिन पढ़िएगा और एक दिन गायब हो जाइएगा, तो उससे कहीं कुछ नहीं होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, उद्योग में, उद्योग यानी बड़ा बड़ा इंडस्ट्री में जो बड़ा बड़ा मशीन चलता है उसका शक्ति मापने के लिए क्या चीज का यूज करते हैं? तो वो हॉर्स पावर। किसका यूज करते हैं? हॉर्स पावर यानी अश्व शक्ति का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं और कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं और कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजन वाला है। आगे बढ़ते हैं। हम जो बोल रहे हैं आपको, यानी ध्वनि के माध्यम से आपके पास कान में आवाज पहुंच रही है, तो ध्वनि को मापने वाला जो आपका इकाई है वो डेसिबल है। क्या है? डेसिबल। याद रखिएगा, जैसे अभी हम बोल रहे हैं थोड़ा सा एकदम नॉर्मल आवाज में बोल रहे हैं, लगभग 10 आदमी अगर सुन जा रहा है तो समझिए ये लगभग हम 40 से 50 डेसिबल का यूज कर रहे हैं। वहीं जब डीजे वगैरह ऑर्केस्ट्रा वगैरह में पहुंचिएगा ना, तो वो जो है कि 100 110 डेसिबल तक जाता है। और 110 डेसिबल तक में जब आप लगातार महीना दिन या 2 महीना तक आप लगातार उसमें जाइएगा उस ध्वनि में, तो आपका जो है कि कान खराब हो सकता है, यह समझने का प्रयास कीजिएगा। और WHO जो कहता है पूरे विश्व में कि भैया आप लोग जितने भी मानव हैं, आपको कम से कम अगर कान को लंबा दिन तक चलाना है, इसको टिकाऊ बनाना है, तो आप लोग जो है कि 45 डेसिबल से ज्यादा यूज नहीं कीजिए। आपको कम से कम 45 डेसिबल तक ही यूज करना है, जिससे कि आपका कान लंबे दिन तक चल सके। और आप लोग को बताए थे, कान जब नाम आया तो कान का अध्ययन बताते हैं बार बार। कान का अध्ययन ओडोंटोलॉजी, कान का अध्ययन ओडोंटोलॉजी, और नाक का अध्ययन राइनोलॉजी, और दांत का अध्ययन ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी, ओडोंटोलॉजी याद रखिएगा। ओडोंटो इसका ओडोलॉजी होता है, इसका ओडोलॉजी होता है, इसका ओडोंटोलॉजी होता है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? पास्कल। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। और दाब बराबर सूत्र होता है बल बटे क्षेत्रफल। दाब बराबर सूत्र होता है बल बटे क्षेत्रफल, क्योंकि जितना हम दाब लगाएंगे उतना दाब जो लगाएंगे उतना कम क्षेत्रफल पर लगेगा। अब समझिए आप, अब समझिएगा, अगर मान लीजिए ये मेरा स्किन है, अगर हम यहाँ पर मान लीजिए कि इतना छोटा क्षेत्रफल है, इसका बहुत कम क्षेत्रफल है, अगर यहाँ पर हम दाब लगाने की कोशिश करेंगे, ये ज्यादा लंबा दूरी तक ये धंस जाएगा अंदर, अगर जोर से लगाएंगे तो। लेकिन वहीं जब हम अपना क्षेत्रफल को चौड़ा कर देंगे, पहले एक उंगली से कर रहे थे इस पे, अब हम कर रहे हैं पूरा ये इसके हथेली से कर रहे हैं, तो ये कम दूर तक जाएगा। जाएगा नहीं जाएगा? इसका मतलब अगर आपका क्षेत्रफल कम है तो दाब कम लगेगा। क्षेत्रफल कम है तो दाब यहाँ पर, यानी कि दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल कम है तो दाब अधिक लगेगा, अगर दाब कम है तो क्षेत्रफल अधिक लगेगा। यानी एक दूसरे का दोनों विपरीत है, क्योंकि दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल का मान जब अधिक होगा तो वहां पर दाब का मान कम होगा। क्षेत्रफल का मान अधिक होगा तो दाब का मान कम होगा, जब दाब का मान अधिक होगा तो क्षेत्रफल वहां पर कम लग रहा होगा। तो ये सब चीज एक दूसरे का जो है कि याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और दाब को जो हम लोग थ्रस्ट के नाम से भी जानते हैं, दाब को हम लोग थ्रस्ट के नाम से भी जानते हैं, इसीलिए क्वेश्चन पूछेगा कि थ्रस्ट बराबर सूत्र क्या होता है? तो बल बटे क्षेत्रफल ही होता है, बल बटे क्षेत्रफल ही होता है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, ध्वनि की प्रबलता का स्तर जो व्यक्त करते हैं वो फोन संख्या में, फोन में। देखिएगा, ध्वनि जो हम लोग बोलते हैं इसको मापने का काम करते हैं डेसिबल में, मापने का काम करते हैं डेसिबल में। लेकिन अगर पूछेगा कि ध्वनि की प्रबलता का स्तर, यानी घटना बढ़ना जो उतार चढ़ाव होते रहता है, वो प्रबलता का जो स्तर को व्यक्त करते हैं हम लोग फोन में। फोन में फोन, मान लीजिए यही फोन है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और मोबाइल फोन जो होता है, मोबाइल फोन का एक आविष्कारक भी पूछता है। मोबाइल फोन और टेलीफोन दोनों अलग अलग चीज है, याद रखिएगा, दोनों अलग अलग चीज है। मोबाइल फोन जो आप यूज करते हैं ये फोन हो गया, और पहले के जमाने में टेलीफोन जो यूज करते थे वो टेलीफोन हो गया। वो टेलीफोन के आविष्कारक कुछ अलग है, और ये जो फोन है, ये फोन के आविष्कार करता कोई अलग है। तो ये जो मोबाइल फोन है इसके आविष्कार करता है मार्टिन कूपर, मार्टिन कूपर। तो आप लोग जो आदमी पढ़ रहे होंगे, जो छात्र पढ़ाई से संपर्क रख रहे होंगे और सबके पास फोन होगा, तो ये आपका कर्तव्य बनता है कि कम से कम फोन का आविष्कारक आपके पास याद होना चाहिए।
क्योंकि स्टूडेंट होने के नाते। तो याद रखिएगा मोबाइल फोन के आविष्कारक जो है कि मार्टिन कूपर है, और टेलीविजन जो आप लोग देखते हैं टीवी घर में, उसके आविष्कारक है जे.एल. बेयर्ड। टेलीविजन के आविष्कारक है जे.एल. बेयर्ड, और जो आप टेलीफोन देखते हैं इसके आविष्कारक है ग्राहम बेल। टेलीफोन के आविष्कारक है ग्राहम बेल। तो 3 चीज बताए। अगर मोबाइल वाला पूछेगा तो मार्टिन कूपर, ठीक है। और अगर टेलीविजन का पूछे इसको हम लोग दूरदर्शन कहते हैं, अगर उसका पूछे तो उसका जे.एल. बेयर्ड हो जाएगा, ठीक है, जे.एल. बेयर्ड हो जाएगा। अगर टेलीफोन का पूछे तो ग्राहम बेल, टेलीफोन का पूछेगा तो ग्राहम बेल। ये सब चीज याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, गैलन कल हम पिछले क्लास में ही बताए थे। गैलन जो है वो किसको मापने में काम आता है? तो आप लोग देखते होंगे कि जो तेल वगैरह यूज करते होंगे या पानी का काम करते होंगे तो नहीं बोलते हैं कि इतना गैलन भाई इसको तेल दे दिए, इसका इतना गैलन इसको पानी दे दिए। यानी वो आयतन मापने का काम करता है, अर्थात द्रव पदार्थ को मापने का काम करता है। आप लोग को हम बताए थे, बड़ा बड़ा रेलवे स्टेशन सब पर जब जाइएगा तो वहां पर जो है कि पानी का टंकी बहुत ऊंचा स्थान पे लगा हुआ रहता है, पूरा एकदम पूरा 2-3 फीट 100 फीट ऊपर में। तो वहां पर वो लिखा रहता है कि इसकी क्षमता जो रहता है वह आपका 500 गैलन है या फिर इतना लीटर है, दोनों में लिखा हुआ रहता है। उसमें एकदम फलना जंक्शन या कुछ करके लिखा हुआ रहता है। तो समझिएगा उसमें जो गैलन में हम नाप रहे हैं, इसका मतलब उसके आयतन को दर्शा रहे हैं, यानी कि पानी का जो है कि माप कर रहे हैं। यानी याद रखिएगा, एक गैलन में जो लीटर का अगर मान पूछेगा कि एक गैलन में भैया कितना लीटर होता है, तो एक गैलन में 3.78 लीटर होता है। एक गैलन में 3.78 लीटर होता है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। ये सारा कंटेंट आप लोग इसी तरह से याद रखिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मतलब क्या होता है। देखिएगा, चुंबकीय फ्लक्स पूछेगा तो वेबर, आप लोग को बता चुके हैं। चुंबकीय फ्लक्स पूछेगा तो वेबर, लेकिन चुंबकीय फ्लक्स के साथ साथ उसी में घनत्व शब्द को जोड़ देगा तो उसके लिए आंसर टेस्ला आ जाएगा। क्या आ जाएगा? टेस्ला आ जाएगा। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए अब आते हैं हम लोग केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में आप लोग को बताना है कि आप लोग को पता है कि पदार्थ के विभिन्न प्रकार के रूप, लगभग 5 प्रकार का पदार्थ का खोज कर चुके हैं अभी तक के वैज्ञानिक ने। यानी पदार्थ के 5 रूप का खोज। हम लोग बचपन में पढ़ते होंगे कि पदार्थ के 3 रूप होते हैं, एगो ठोस, एगो द्रव, एगो गैस। पढ़ते होंगे ठोस, द्रव, गैस। लेकिन अगर वर्तमान समय में देखते हैं आपका, तो वर्तमान समय में 5 प्रकार के जो आपका बांटा गया है, वह एक ठोस है, एक द्रव है, एक गैस, 3 को तो है। लेकिन चौथा आपका बन गया है, चौथा आपका प्लाज्मा बन गया है, चौथा प्लाज्मा बन गया है, और 5वां बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट बन गया है। ये 5 प्रकार का जो है कि अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि पदार्थ को जो है कि अवस्था के आधार पर कितने रूप में बांटा गया है, तो 5 रूप में। कितना रूप में? लेकिन सामान्यतः हम लोग 3 देखते हैं, सामान्यतः 3 देखते हैं। और जो एक क्वेश्चन यहीं से अगर माइंड में आ गया हमको, अगर क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि कौन सा पदार्थ तीनों अवस्था में पाया जाता है, कौन सा ऐसा एक पदार्थ है हमारे पृथ्वी पे जो तीनों अवस्था में पाया जाता है, ठोस में भी रहता है, द्रव में भी रहता है, गैस में भी रहता है, तो आपका आंसर होना चाहिए जल। जल यानी वाटर, जल यानी वाटर। अब बताइए कैसे, तो आपको हम बताने का प्रयास करते हैं। जब बर्फ जम रहा होता है तो वो ठोस अवस्था में रहता है, तो एगो तो ठोस हो गया। एगो जो पानी हम लोग पीते हैं तो वो द्रव अवस्था में है, और पानी जो है कि जब हम उबालते हैं पानी को गैस पे तो वो वाष्प बन के ऊपर उड़ रहा है गैस के रूप में। तो इसका मतलब ठोस, द्रव, गैस जो है एकमात्र पदार्थ जो है वह जल है। वह क्या है? जल है, जो तीनों अवस्था में पाया जाता है। और इसी के आधार पर जो है कि जल को सार्वत्रिक विलायक के रूप में जानते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना बता रहे सब कंटेंट है। सार्वत्रिक विलायक के नाम से जल को जानते हैं। और विलायक का मतलब होता है घुलाने वाला, विलायक का मतलब होता है घुलाने वाला। जैसे आप एक गिलास पानी लिए, उसमें आप थोड़ा सा चीनी डाले तो चीनी जो उसमें जाके घुल जाएगा कुछ देर में। चीनी जो घुलेगा वह विलय के रूप में घुलेगा, और पानी जो है वह विलायक के रूप में है। जब दोनों घुल के शरबत तैयार हो जाएगा तो वो विलियन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? विलियन बन जाएगा। याद रख लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्था? 5 अवस्था। कितनी अवस्था? 5 अवस्था। और इन 5 अवस्थाओं में से प्लाज्मा जो चौथा नंबर का आपको पता है, वह सबसे चमकीली होता है, वह सबसे चमकीला होता है। याद रखिए, सबसे चमकने वाला जो होता है वह प्लाज्मा अवस्था रहता है। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है ठोस, द्रव, गैस
इन तीनों माध्यम में से किस माध्यम में विसरण की गति सबसे अधिक रहती है? विसरण का मतलब होता है कि कोई भी चीज एकदम इधर उधर एकदम पूरा फास्ट भाग रहा है, यानी याद रखेगा गैस। क्या याद रखेगा? गैस। और ठोस तो बेचारा ठोस के रूप में रहता है, वो तो भाग नहीं पाएगा, उसमें भी इधर उधर होता है, लेकिन हम लोग को पता नहीं चल पाता है, वह एक प्रकार से जो है कि संगठित रूप में वो बैठा हुआ है। लेकिन जल और अगर हम देखते हैं गैस के बारे में, तो जल भी कम बहता है इधर उधर, लेकिन गैस का पता नहीं रहता है, जहां मन तहां एकदम पूरा फास्ट भाग जाता है, उसका विसरण गति सबसे अधिक रहता है। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे अधिक विसरण गति जो रहता है वह किस माध्यम का, तो वह गैस का रहता है। किसका रहता है? गैस का रहता है। वहीं अगर इसी को उल्टा के क्वेश्चन पूछ देगा कि सबसे कम विसरण गति किसका रहता है? ठोस का। किसका रहता है? ठोस का। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, दूध है एक किस प्रकार के विलयन का उदाहरण? तो पायस। दूध है एक पायस। तो याद रखिएगा, बहुत फेमस क्वेश्चन है। दूध है एक पायस, क्योंकि आप लोग को याद करवा देते हैं, दूध को हम लोग पीते हैं। दूध को क्या करते हैं? पीते हैं, यानी पो से पीनो, पो से पायस, पो से पीनो, पो से पायस। दूध जो है वह एक प्रकार के पायस का उदाहरण है। और दूध को हम लोग चाटते हैं, दूध को हम लोग चाट के खाते हैं। इससे आपका पीएच मान याद करवा देंगे, जो लगातार बने रहिएगा। तो दूध का जो पीएच मान होता है 6.4, 6.4, 6.4 करने का मतलब है 4 से चाट रहे हैं, यानी 6.4। और लोर जो मुंह से चूता है, यानी लार जो मुंह से चूता है, उसको हम लोग बच्चों में पोछते थे ऐसे ऐसे, यानी 6.5, 6.5 याद रखेगा, 6.5। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, लोएकेड और लेड। लेड है एक किस प्रकार का पदार्थ? तो लेड है एक प्रकार का अस्थायी तत्व। लेड यानी शीशा, लेड यानी शीशा। और शीशा का एक प्रमुख अयस्क है गलेना। शीशा का एक प्रमुख अयस्क है गलेना। और गलेना जो है कि उसका सबसे प्रमुख अयस्क होने के साथ साथ याद रखना है, शीशा से ही सिंदूर तैयार किया जाता है। सॉरी, शीशा से ही क्या तैयार किया जाता है? सिंदूर। शीशा से ही सिंदूर तैयार किया जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, रेत और चीनी का जो मिश्रण है वह एक प्रकार का विजातीय मिश्रण है। कैसा मिश्रण है? विजातीय मिश्रण है। आप लोग लगातार बन रहे हैं तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा, कल भी हम बताए थे। विजातीय करने का मतलब है कि आपका रेत और जो चीनी है वह कभी भी आपस में घुल नहीं सकता है। अगर पानी और चीनी का मिश्रण बोलता तो वो आपका समजातीय है। समजातीय मिश्रण का उदाहरण है, भले वो विलयन का निर्माण करेगा, लेकिन वो कैसा उदाहरण है? तो समान जात का है, यानी एक दूसरे में घुल मिल जाएगा। जैसे आप लोग देखते होंगे कि आप एक कुत्ता लेके सुबह घुमाने जाते होंगे, दूसरा आदमी भी कुत्ता लेके घुमाने आता होगा, तो दोनों कुत्ता जो शुरू में झगड़ा करता है, लेकिन फिर दोस्ती दोनों में हो जाता है। यानी उसका प्रकृति है दोनों का आपस में घुल जाना, मिल जाना। तो वही चीज है यहाँ पर। चीनी और जो आप जल मिलाइएगा दोनों को, तो चीनी कुछ देर के बाद घुलेगा, लेकिन घुल जाएगा, अर्थात वह स्वजातीय मिश्रण हो गया। लेकिन अगर आप चीनी और अगर रेत को मिलाइएगा तो कभी घुले मिलेगा नहीं मिलेगा। तो यह विषमजातीय मिश्रण का उदाहरण। तो यह क्वेश्चन आपका एनटीपीसी जेई का, सॉरी एनटीपीसी कहते हैं, जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। जेई का जूनियर इंजीनियर लगभग 4600 ग्रेड पे, 4200 ग्रेड पे रहता है रेलवे में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लोहे में जंग लगना एक किस प्रकार का अभिक्रिया है? रासायनिक। आप लोग को हम बार बार बता चुके हैं कि वैसी अभिक्रिया जो पहले से जो पदार्थ जिस अवस्था में है, अगर उसी अवस्था में दोबारा लौट गया तो वह भौतिक परिवर्तन। कौन परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन। और जो पदार्थ पहले से जिस अवस्था में है और दोबारा उस अवस्था में अगर नहीं लौट पाया तो समझना है वह रासायनिक परिवर्तन। जैसे उदाहरण आप मान लीजिए दूध लिए, हम एक पदार्थ दूध लिए, एक गिलास दूध को हम उसमें थोड़ा सा दही मिला के उसको जो है कि हम दही जमा दिए पूरे दूध को, और दूध जो दही बन गया, सुबह जब जगे तो वो दही बन गया। तो इसका मतलब क्या उस दही को हम पुनः दूध में परिवर्तित कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसका मतलब रासायनिक परिवर्तन। लेकिन अगर आपको जैसे हम बताते हैं, जैसे आप मोमबत्ती को जो है कि पिघलाते हैं, या फिर मोमबत्ती को जो है कि आप पिघलाते हैं, कहने मतलब जब आप मोमबत्ती को जलाते होंगे तो मोमबत्ती जल के पुनः जो है कि नीचे वो मोम के रूप में रहता होगा। यानी याद रखेगा, मोमबत्ती का जो पिघलना है वह भौतिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन। लेकिन मोमबत्ती का जलना रासायनिक है। मोमबत्ती का जलना रासायनिक है।
क्योंकि वह जल के रूप में, रासायनिक के रूप में वह परिवर्तित होकर निकल जाता है, वह फिर नहीं लौटता है। लेकिन मोमबत्ती जो पिघल पिघल के नीचे बच जाता है जमीन पे या जहां भी आप रखते होंगे उसको, तो वह पुनः आपको मोम ही मिल रहा है। इसका मतलब वह भौतिक परिवर्तन। कैसा परिवर्तन? भौतिक। तो याद रखने का प्रयास कीजिएगा। दूध से दही का जमना क्या हो गया? रासायनिक परिवर्तन। और दूध से जो दही जमता है वह आपका लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण जमता है, याद रखिएगा। और उसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, पानी, अच्छा आप लोग बताइएगा, पानी से बर्फ में परिवर्तन कैसा परिवर्तन है? भौतिक। पानी है उसको आप फ्रिज में रख के जमा दीजिए तो वो बर्फ बन गया। क्या बर्फ से फिर हम पानी नहीं बना सकते हैं? बना सकते हैं। यानी दोबारा जब हम प्राप्त कर लेंगे तो भौतिक, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए अब हम बायोलॉजी को लेते हैं। बायोलॉजी में आप लोग को बताना है जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत हम लोग जो है कि वंशानुक्रम का मतलब जैसे मेरे दादाजी थे, दादाजी के बाद पिताजी आए, पिताजी के बाद हम आए, मेरे बाद आगे पीढ़ी चलते रहेगा। तो इसका मतलब वंश दर वंश यानी अनुवांशिकी या जेनेटिक्स का जो अध्ययन करते हैं वह विज्ञान की किस शाखा में करते हैं? तो याद रख लीजिएगा वह आपका अनुवांशिकी में करते हैं या जेनेटिक्स में करते हैं। किस में करते हैं? जेनेटिक्स या अनुवांशिकी विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। और अनुवांशिकी विज्ञान का पिता जो कहते हैं वह ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। अनुवांशिकी का पिता मेंडल को कहते हैं क्योंकि मेंडल ने ही पहली बार मटर नाम के पौधे पर रिसर्च करने का प्रयास किया था और वो भी गार्डन पीपर किया था। और मेंडल का संबंध ऑस्ट्रिया से था, याद रखेगा। और मटर में गुणसूत्र की संख्या जो होता है वह 14 होता है। मटर में गुणसूत्र की संख्या 14 होता है। प्याज में 16 होता है। टमाटर में 24 होता है। टमाटर में 24 क्योंकि टमाटर को चूस के खाते हैं 24। टमाटर को चूस के खाते हैं 24। और याद रख लीजिएगा 4 से 40 4 से चूहा, 4 से 40 4 से चूहा, यानी चूहा में 40, चूहा में 40। बिल्ली में 38, बिल्ली में 38, बिल्ली में कितना होता है? 38। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि मेंडल ने कौन सा नियम दिया था? तो मेंडल ने आपको 2-3 नियम बता देते हैं जो एग्जाम में बार बार आता है। मेंडल ने याद रख लीजिएगा पृथक्करण का नियम दिया है, प्रभाविकता का नियम दिया है, शुद्धिकरण का नियम दिया है, उसके साथ साथ आपका गैम्बिट का नियम भी दिया है। यानी गैम्बिट का नियम हो गया, पृथक्करण का नियम हो गया, प्रभाविकता का नियम हो गया और स्वतंत्र अपवहन का नियम हो गया। ये चारों का चारों नियम जो दिया वो मेंडल साहब ने दिया है, मेंडल ने दिया, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सब्जी, फूल, फल, ये तीनों को मिला के जब हम लोग खेती करते हैं तो वह खेती का जो आपका उत्पादन कहलाता है वह हॉर्टिकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर। अर्थात तीनों को जब एक में मिला के देखते हैं हम लोग उसे बागवानी कहते हैं। यानी बागवानी का अध्ययन हॉर्टिकल्चर कहलाता है। और बागवानी में आपका सभी प्रकार के सब्जी का उत्पादन कर लेते हैं, सभी प्रकार के फल का उत्पादन कर लेते हैं, सभी प्रकार के फूल का उत्पादन कर लेते हैं। अर्थात बागान जो रहता है हम लोग का उसमें मिक्स करके हम लोग जो उपजाते हैं उसका जो आपका उत्पादन कहलाता है वह विज्ञान के अंतर्गत आपका हॉर्टिकल्चर कहलाता है। क्या कहता है? और कल्चर का मतलब हो गया आपका उत्पादन। कल्चर नहीं कहता एग्रीकल्चर, यानी कि एग्रीकल्चर जो करता है वह उत्पादन करने का काम करती है। यानी जिस शब्द में कल्चर रहेगा तो समझना है कि उसका उत्पादन हो रहा है और जिस शब्द में आपका लॉजी लगा रहेगा, जैसे आप लोग को हम बताते हैं फेरेनोलॉजी, कार्डियोलॉजी, मायोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, हेपेटोलॉजी, हेमेटोलॉजी जो आप लोग को बोलते हैं, हम उसका उत्पादन नहीं करते, हम उसका अध्ययन करते हैं, उस पर रिसर्च करने का प्रयास करते हैं। तो इसका मतलब उत्पादन में कल्चर लगता है और लॉजी में अध्ययन होता है, लॉजी में अध्ययन होता है। तो ये सब चीज याद रखिएगा। तो आप लोग को अगर हम तीनों मिला के पूछते हैं सब्जी हो गया, फूल हो गया, फल हो गया, तो हम हॉर्टिकल्चर मारेंगे, अर्थात बागवानी विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। लेकिन अगर आपको हम सब्जी को अलग से ब्रांच में जब हम उत्पादन करेंगे, यानी अपने खेत में जब हम तीनों को मिला के उत्पादन कर रहे थे तो हॉर्टिकल्चर बोल रहे थे। लेकिन जब एक खेत में हम अलग से सिर्फ हम सब्जी को उगाएंगे, सिर्फ सब्जी को उगाएंगे, तो इसका मतलब उसको हम लोग ओलेरीकल्चर में देखेंगे। ओलेरीकल्चर आपको एक एक कंटेंट क्लियर रहना चाहिए, तभी आप जो है कि एग्जाम में एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बैठिएगा, जैसे आएगा क्वेश्चन हम उसको मारेंगे।
तो याद रखिएगा सब्जी का उत्पादन अलग से पूछेगा तो मारेंगे ओलेरिकल्चर। और उसमें एक और चीज हम देखिए फल का जो होता है वह आपका हम लोग करते हैं, आपका अगर अध्ययन पूछेगा तो उसको पोमोलॉजी में करते हैं। किसमें करते हैं? पोमोलॉजी में। अगर आपसे अलग से पूछेगा फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है या फूलों का उत्पादन क्या कहलाता है तो आपको दोनों बता देते हैं। फूल को हम लोग पुष्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुष्प। और पुष्प का अध्ययन एंथोलॉजी, पुष्प का अध्ययन एंथोलॉजी। और पुष्प का उत्पादन यानी कि आपका फूल का उत्पादन जो कहलाता है वो फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर कहलाता है, फ्लोरिकल्चर। फॉ से फल, फॉ से फ्लोरिकल्चर, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी। बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे थे कोशिका में और उत्तक में, दोनों अलग अलग चीजें हमारे शरीर का अंग। तो याद रख लीजिएगा कि कोशिका का जो अध्ययन कहलाता है वह साइटोलॉजी कहलाता है और उत्तक का जो अध्ययन कहलाता है, उत्तक का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। उत्तक का अध्ययन हिस्टोलॉजी, उत्तक का अध्ययन हिस्टोलॉजी, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी, वहीं यकृत का अध्ययन हेपेटोलॉजी और खून का अध्ययन हेमेटोलॉजी। खून का अध्ययन हेमेटोलॉजी, खून यानी रक्त, खून यानी रक्त, याद रखिएगा। और आप लोग को पता है कि हड्डी का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए पुरुष में बांझपन, पुरुष में बांझपन एवं यौन रोगों का जो अध्ययन कहलाता है वह आपका एंड्रोलॉजी कहलाता है। एंड्रोलॉजी, एंड्रोलॉजी कहलाता है, एंड्रोलॉजी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कीट पतंग का अध्ययन क्या कहलाता है? कीट पतंग का अध्ययन एंटोमोलॉजी, कीट पतंग का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। और मधुमक्खी पालन का जो कहलाता है, मधुमक्खी पालन वह एपीकल्चर कहलाता है। मधुमक्खी पालन एपीकल्चर हो गया, आपका रेशम कीट का पालन सेरीकल्चर हो गया। और उसी प्रकार से आप लोग को पता है कि आप लोग जो इसका मछली का जो उत्पादन पढ़ते हैं पीसीकल्चर, मछली को पीस के रूप में खाया जाता है, यानी मछली को पीसीकल्चर, मछली को पीसीकल्चर। लेकिन मछली पर जब हम अध्ययन करेंगे तो मछली का अध्ययन इक्थियोलॉजी, इक्थियोलॉजी, मछली का अध्ययन इक्थियोलॉजी, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन छिपकली का अध्ययन क्या कहलाता है? सोरोलॉजी। छिपकली का अध्ययन सोरोलॉजी। और पर्वत का अध्ययन ओरोलॉजी, पर्वत का अध्ययन ओरोलॉजी। अगर पूछेगा सांप का अध्ययन तो सांप का अध्ययन ओफियोलॉजी, सांप का जो कहलाता है अध्ययन वह ओफियोलॉजी कहलाता है, ओफियोलॉजी कहलाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जैव विविधता का जो अध्ययन करते हैं वो टैक्सोनॉमी में करते हैं, यानी कि वर्गीकी में करते हैं। जैव विविधता यानी विभिन्न प्रकार के जीव जंतु का जो हम लोग अध्ययन करते हैं वह टैक्सोनॉमी में करते हैं। और टैक्सोनॉमी का पिता जो करते हैं वो लिनियस को कहते हैं। किसको कहते हैं? लिनियस। बहुत मस्त क्वेश्चन है कि पूरे विश्व में जो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी या वर्गीकी का जो जन्मदाता या वर्गीकी का जो पिता कहलाता है वह कार्ल लिनियस कहलाता है। और कार्ल लिनियस ने ही पहली बार विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं को बांटने का काम किया था। और आप लोग को बता दे हम कि कार्ल लिनियस को वर्गीकी का पिता कहते हैं, वो अलग अलग में बांटे थे। और उसी के उपलक्ष्य में उन्होंने एक पुस्तक का रचना बहुत फेमस किया था जो बार बार एग्जाम में आता है। कार्ल लिनियस पुस्तक का जो नाम था वह सिस्टमा नेचर था, सिस्टमा नेचर, सिस्टमा नेचर था, सिस्टमा नेचर। बहुत मस्त पुस्तक है। आगे बढ़ते हैं। और दो पुस्तक हम बार बार इसी में बायोलॉजी में दो पुस्तक और लेते हैं। एक को बताते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ, ओरिजिन ऑफ लाइफ, एक बताते हैं ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो आप लोग को बता दे ओरिजिन ऑफ लाइफ जहां बोलते हैं लाइफ को हम लोग ओपन करते हैं, लाइफ को क्या करते हैं? ओपन। यानी अगर एग्जाम में आ जाए ओरिजिन ऑफ लाइफ तो लाइफ को दिमाग लगाना है, ओपन करके जीना चाहिए। यानी ओरिजिन ऑफ लाइफ ओपेरिन, ओरिजिन ऑफ लाइफ ओपेरिन, याद रखिएगा। ओरिजिन ऑफ लाइफ ओपेरिन। और ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो होता है वह चार्ल्स डार्विन होता है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज और चार्ल्स डार्विन ने ही नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया है। जितना बोल रहे हैं सब कंटेंट बोल रहे हैं कि चार्ल्स डार्विन ने ही आपका नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया है, जिसे कभी कभी हिंदी में जो है कि एक जर्नल लिख देता है प्राकृतिक चयनवाद, यानी नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक चयनवाद। यह दिया है चार्ल्स डार्विन ने, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? ओन्कोलॉजी। कैंसर का अध्ययन ओन्कोलॉजी होता है। वहीं झील का अध्ययन जो होता है वह लिम्नोलॉजी होता है। झील का अध्ययन लिम्नोलॉजी, लिम्नोलॉजी होता है झील का अध्ययन। और पर्वत का अध्ययन ओरोलॉजी, बता चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अच्छा बताइए तो देखते हैं पीछे का याद रहा है कि नहीं। टिटेनी रोग,
टिटेनी रोग किसको प्रोवाइड करता है? हड्डी को। टिटेनी हड्डी को। अच्छा, इसमें तो बता दिए। ऑस्टियोपोरोसिस हड्डी, ऑस्टियोपोरोसिस हड्डी। अच्छा, यहाँ तक पास है। अच्छा बताइए, तो अगर आपसे हम क्वेश्चन पूछते हैं सुखार रोग, सुखार रोग कोई क्या कहते हैं? रिकेट्स। सुखार रोग कोई रिकेट्स कहते हैं जो विटामिन डी की कमी से होता है। चलिए याद रख रहे हैं इसका मतलब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा, विषाणु का अध्ययन वायरोलॉजी। विषाणु का अध्ययन वायरोलॉजी, क्योंकि विषाणु का इंग्लिश होता है वायरस। अब वायरस यानी वायरोलॉजी, वायरस यानी। इसी तरह से जीवाणु का याद करवाए हैं। जीवाणु का इंग्लिश होता है बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया का बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरिया का बैक्टीरियोलॉजी। उसी तरह से शैवाल का अध्ययन, तो शैवाल का जो अध्ययन, शैवाल का अध्ययन कहलाता है वह फाइकोलॉजी। क्योंकि एक हम ट्रिक दिए थे, कंफ्यूज कर गए ना, एक हम उसमें से शब्द आपको बताए थे, स्वाके फॉसाफ नहीं कहते हैं, अरे खा के पूरा साफ कर दिए, यानी स्वाके फॉसाफ याद रखिएगा, यानी स्व से शैवाल, फ से फाइकोलॉजी, स्व से शैवाल, फ से फाइकोलॉजी। इसीलिए एग्जाम में देखे क्वेश्चन आपको इजी मिलेगा, लेकिन कंफ्यूज कर देता है बच्चा। हल्का हल्का क्वेश्चन है, वो लड़का कम से कम वो क्वेश्चन 100 बार पढ़ा होगा कि शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है, लेकिन एग्जाम में वो कंफ्यूज करके गलती मार के आ जाएगा, बस वहीं उसका रिजल्ट गिर जाएगा। तो याद रख लीजिएगा, शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी। आपको शब्द को दिया स्वाका फॉसाफ। जब शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी ले लिया, तो कवक का अध्ययन माइकोलॉजी, कवक का अध्ययन माइकोलॉजी, माइकोलॉजी याद रखने का प्रयास किया जाएगा। तो चलिए अब करंट अफेयर्स ले लेते हैं। आपको 20-25 करंट अफेयर जो महत्वपूर्ण है, उसके बाद हम इस सेशन को समाप्त करेंगे। तो आज का जो है कि करंट अफेयर्स में पहला सवाल बताइएगा, किसी भी एग्जाम के लिए करंट अफेयर जो पूछेंगे वो प्रबल दावेदार रहेगा वो क्वेश्चन एग्जाम में आने के लिए, नहीं तो आप आगे देख लीजिएगा। तो आप लोग को बताना है, मेजर ध्यानचंद जो आपका खेल रत्न पुरस्कार होता है, वह भारत में खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। इससे बड़ा आप कितना बड़ा खेल में महारत हासिल कर लीजिए, आपको इस पुरस्कार से बड़ा कोई पुरस्कार भारत सरकार नहीं दे सकती है, उसके पास है ही नहीं। तो याद रख लीजिएगा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है वह राजीव गांधी खेल पुरस्कार का नया वर्जन है, उसी का अपडेटेड नाम है। और मेजर ध्यानचंद का जब शुरुआत 1991-92 में हुआ था, तो उस समय पाने वाले जो पहले भारतीय बने थे वो आपके जो है ना बहुत ही माइंड मास्टर आदमी थे। आप लोग को पता है, चेस अगर आप खेलते होंगे या शतरंज खेलते होंगे तो आपको उसमें बहुत प्रकार का माइंड लगता होगा। तो याद रख लीजिएगा कि आपका जो भारत के अंदर में जो पहले ग्रैंड मास्टर बने हैं शतरंज में, वो बने हैं विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद बहुत पुराने व्यक्ति हैं, 1969 में उनका जन्म हुआ था, लेकिन हम लोगों के बीच अभी हैं। तो याद रख लीजिएगा कि विश्वनाथन आनंद जो थे वो आपके 1991 में जब शुरुआत हुआ था तो पहली बार उन्हें ही सम्मानित किया गया था। ये आपको स्टैटिक जीके बताए, और लोग कहता है स्टैटिक जीके पढ़ाइए अलग से, तो इसका मतलब जब आप लगातार बने रहिएगा ना तो आपका एक एक बूंद से गला भर जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, और एग्जाम में जब आएगा तो आसानी से आप सॉल्व कर पाइएगा, तब देखिए उसमें फिल्म कितना मजा आएगा। और एग्जाम जब आपका एग्जाम बढ़िया जाएगा ना, तो जब आप बाहर निकलिएगा एग्जाम हॉल से, तो आपका जो है ना पूरा एकदम सीना फूल के चौड़ा रहेगा कि अब तो हम मेरा रिजल्ट होना ही होना है, किसी का हो ना हो, मेरा एक सीट पक्का होगा। ये आप तभी तबाह कर सकते हैं जब आप अभी अपने रणभूमि में, अगर आप रणभूमि में, एक कहा जाता है, कहावत है कि जब आप मैदान में नहीं, जब आप प्रैक्टिस में या फिर अभ्यास में, जब आप अभ्यास में जो है कि खून बहाइएगा तो आपका रणभूमि में या युद्ध के मैदान में आपका पसीना बहेगा। क्योंकि आप कहने का मतलब यह है कि जब आप हम प्रैक्टिस ही इतना ताबड़तोड़ कर लेंगे कि जो है कि जब हम युद्ध के मैदान में उतरेंगे तो एकदम हल्का हल्का एकदम भी चलेंगे तो हम जो है कि सबसे फास्ट दौड़ेंगे। तो कहने का मतलब जो अभ्यास ही नहीं करेगा, यहाँ पर सोचेगा कि जाके हम एग्जाम में एक साइलेंट मार देंगे और दौड़ में एक साइलेंट मार के आ जाएंगे, तो वो संभव नहीं होता है। यानी तब अभ्यास शब्द ही कभी धरती पे नहीं रहता। अगर अभ्यास शब्द ही नहीं रहता, जब अभ्यास का कुछ मतलब ही नहीं रहता, तो अभ्यास शब्द का क्यों उत्पत्ति होता है इस धरती पे। तो इसीलिए याद रखिएगा, अभ्यास बहुत बड़ी चीज है, अभ्यास करते करते ही कोई बड़ी चीज है। आप लोग मोटिवेशनल का एकदम वीडियो बहुत पड़ा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं जाके। तो आप लोग जो है कि अपने आप को जो है कि जो भी आपको कष्ट हो रहा होगा जिंदगी में, उस कष्ट को एक ही उपाय दूर करने का, आप एक सरकारी जॉब लीजिए, सबका मुंह बंद हो जाएगा। जितना भी आपके विरुद्ध अभी आवाज उठा रहा है, सबका आवाज बंद हो जाएगा, कहीं भी कोई प्रकार का नहीं होगा, सब आपके समर्थन में आके खड़ा हो जाएगा कि नहीं जो है कि आप एक अच्छा स्टूडेंट थे, आपका जॉब
संभव होना ही चाहिए था, लेकिन वो अभी आपको निगेटिव करता होगा कि नहीं यार नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा। लेकिन नहीं, किसी का एक भाई ने नहीं सुनना है। ये समझ लीजिए कि हम आपके जो भी हैं, हम आपके करता धरता है, आप हमें थोड़ा सा जो है कि समय दीजिए, आपका जिंदगी हम पूरा संवार देंगे, ये समझ लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग को हम बता रहे थे खेल रत्न पुरस्कार भारत में सबसे बड़ा मेजर ध्यानचंद है। भारत में हॉकी के जादूगर के नाम से मेजर ध्यानचंद को जानते हैं। उन्हीं के जन्म दिवस को प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को हम लोग जो मनाते हैं वो खेल दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। और आप लोग को बता दें 2023 में जो दिया गया वह कुल 2 व्यक्ति को दिया गया, कुल 2 व्यक्ति को दिया गया। और 2 व्यक्ति में से आपका एक व्यक्ति बता रहे हैं, आपका जो नाम है चिराग शेट्टी। क्या नाम है? चिराग शेट्टी। चिराग शेट्टी है उसमें से पहला नाम, और दूसरा नाम जो है याद रख लीजिएगा वह सात्विक साई रेड्डी है। सात्विक साई रेड्डी है। पहला चिराग, दूसरा रेड्डी। पहला चिराग, दूसरा रेड्डी। पहला चिराग है, दूसरा रेड्डी है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। हाँ, पहला चिराग है और दूसरा कौन है? रेड्डी है। ये आपके दोनों खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले जो है कि 2023 के अंदर में बने हैं। और दोनों का संबंध है बैडमिंटन से। दोनों का संबंध किससे है? बैडमिंटन से। दोनों का संबंध किससे है? बैडमिंटन से। राहुल जी जो है कि बहुत ही अच्छे स्टूडेंट है, आप लोग देख लीजिए। ये अभी अग्निवीर का तैयारी कर रहे हैं और इसे वर्दी के रूप में लाना जो है कि इस बार मेरा कर्तव्य है और हम ला के भी रखेंगे। और इधर भी है हमारे दोस्त जो कि बहुत मेहनत कर रहे हैं, लगातार बने रहते हैं। जितने भी हमारे यहाँ पर है, ये समझ लीजिए कि हमें समर्थन करने में जितना भी आज देख रहे हैं, हम YouTube जानते थे कि YouTube होता है, लेकिन इतना चीज हमें नहीं पता था कि YouTube से अर्निंग भी आता है, प्लस में इतना पहचान भी बन सकता है। तो हमारे अंकुश जी हैं इधर जो है कि आपके जो है कि आप लोग का नाम भी पता होगा कि इनका नाम जो है कि क्या है, नाम बताइए तो। कंफ्यूज करके क्वेश्चन का माइंड चल रहा है। इधर आपके जो है कि अमित जी है और इधर रुपेश जी है जो हमारे साथ में ही रहते हैं और हमें दिन रात जो है कि सपोर्ट करते रहते हैं और साथ में पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरीका से करते हैं। और अंकुश जी आप लोग इतना दूर से जो आते हैं, यह देखकर हमें जो है कि रहा नहीं जाता है, अधिक से अधिक कंटेंट देने का प्रयास कर देते हैं। मेरा मन करता है थोड़ा कम ही रखें, लेकिन आप लोगों का जो दृढ़ शक्ति है, आत्मविश्वास है, उसे लेकर जो है कि हम अधिक से अधिक कंटेंट देने का प्रयास करते हैं। बस हम यही आपसे आशा रखते हैं कि आप लोग लगातार रहिए और लगातार रहकर अपने शरीर पर वर्दी चलाइए। उसके बाद देखेगा जुनून क्या होता है। एक बार जिंदगी मिला है, साल भर समय दीजिए, उसके बाद देखेगा कैसा होता है जुनून। जब आप वर्दी पहन के जब अपने गांव में आइएगा ना, उसके बाद देखेगा क्या रुतबा रहता है। तो इसके लिए कोई टेंशन नहीं है। उसके लिए हम जो है, हम अगर हैं तो आप लोग समझ लीजिए कि टेंशन नहीं लीजिए। एग्जाम हम निकलवाएंगे और YouTube चैनल पे जो है कि है, ये सब आप ही लोग के बदौलत जो है कि आज हम अर्निंग कर पा रहे हैं। थोड़ा बहुत जो भी कर रहे हैं, हमें भी खुशी महसूस होता है कि आप सब जो हमारे जो सहायक हैं या फिर जो भी आप लोग जो है कि हमें सपोर्ट कर रहे हैं, या फिर जो भी हमारे जितना भी अभी 2800 का लगभग हम लोग का टीम बन चुका है या परिवार बन चुका है, यह सिर्फ हम मेरे मेहनत और आपके समर्थन के बदौलत ही बन पाया है। तो यह परिवार को रोकना नहीं है, आगे जहां तक हो पाएगा आप लोग अधिक से अधिक जो है कि मदद करने का प्रयास कीजिए और अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास कीजिए, जिससे कि यह चैनल बहुत जल्दी जिस प्रकार से ग्रोथ हो रहा है वह अपने दिन दोगुनी रात चौगुनी के बदौलत ग्रोथ करे। बस हम यही आशा रखते हैं आप लोग से। और यह समझ लीजिए जितना भी हम बात बोलते हैं अपने दिल से बात बोलते हैं, 1 भी % बात इधर उधर का नहीं करते हैं। तो इसलिए आप लोग से आशा रखते हैं आप लोग जो है कि मेरे साथ दिन रात एक करके मेहनत कर रहे होंगे और आपका मेहनत जरूर सफल लाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, मोहम्मद शमी को, मोहम्मद शमी आप लोग समझ रहे होंगे कि यह कोई पहचान के मोहताज नहीं है। तो मोहम्मद शमी जो है, इनका संबंध भारत के किस राज्य से है जिसे हाल ही में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो बोलिएगा इनका संबंध सबसे पहले तो क्रिकेट से है। क्रिकेट में यूपी से है। क्रिकेट में कहां से है? उत्तर प्रदेश से है। और उत्तर प्रदेश के भी अमरोहा से है। उत्तर प्रदेश के भी अमरोहा से है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि हमारे विद्यार्थी लोग में कितना टैलेंट आ गया है कि मेरा क्वेश्चन भी पूरा नहीं हो पाता है और जवाब आके तैयार रहता है। तो ये वाला चीज जो है कि आप लोग में भी आना चाहिए। तो आप लोग भी लगातार बने रहिए। यह समझ ले कि हम एक सिलेक्टेड आदमी हैं, तो आपको भी सिलेक्टेड करना हमारा कर्तव्य है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग को बताना अगला क्वेश्चन, पारुल चौधरी का संबंध किस खेल से है? तो आप लोग को बता दे, यह क्वेश्चन आगे एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा 100%। पारुल चौधरी और अन्नू रानी,
पारुल चौधरी और अन्नू रानी दोनों का संबंध एथलेटिक्स से है। एथलेटिक्स यानी कि दौड़ धूप से है, और दोनों का संबंध उत्तर प्रदेश से है। दोनों का संबंध किससे है? और यह एशियाई गेम में भारत के लिए गोल्ड मेडल लेके आई है। ये दोनों का संबंध उत्तर प्रदेश से है, और उत्तर प्रदेश सरकार ने इन दोनों को डीएसपी पद पर जो है कि नियुक्त किया है। तो ये बहुत ही बड़े गौरवान्वित की बात है, तो ये सब चीज याद रखेगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, गृह आधार योजना का शुरुआत किस राज्य सरकार ने किया? तो गृह आधार योजना का शुरुआत जो किया था वो गोवा ने किया था। किसने किया था? गोवा ने। आप लोग को हम बताए थे गोवा के बारे में, एक दो क्वेश्चन और बताए थे कि गोवा में जब जाते हैं तो हम लोग का आधार कार्ड लगता है घूमने के क्रम में, यानी कोई होटल में ठहरिएगा आधार कार्ड देना पड़ेगा, और होटल में ठहर के हम लोग अगले दिन निकलते हैं गोवा वाले बीच पे घूमने के लिए। तो वहां पर जब घूमते घूमते जब वहां पर रात हो जाता है तो वहां पर लाइट जलने लगता है। क्या जलने लगता है? यानी दो कंटेंट दिए अभी तक में, एक आधार वाला दिए और एक लाइट हाउस दिए। एक क्या दिया? लाइट हाउस। और जो है ना हम लोग मजा करते हैं गोवा वाला बीच पे जाके, और वहां पर पर्पल का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? यानी पर्पल पूछेगा तो गोवा, अगर लाइट हाउस उत्सव पूछेगा तो गोवा, अगर आधार पूछेगा तो गोवा, आधार पूछेगा तो गोवा। और साथ ही साथ हम लोग इस सब जब पूरा मजाक कर लेते हैं, पूरा मौज कर लेते हैं, तो मौज यानी सिग्मो, मौज यानी सिग्मो, मो यानी गोवा, ये भी कहा जाएंगे गोवा। सिग्मो उत्सव भी गोवा, सिग्मो उत्सव भी गोवा, यानी 4 उत्सव याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, मुख्यमंत्री मितान योजना का शुरुआत किस राज्य सरकार ने? छत्तीसगढ़। मुख्यमंत्री मितान योजना छत्तीसगढ़। मितान में तो आ रहा है छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के हाल ही में मुख्यमंत्री जो बने हैं वह आपके विष्णु साई बने हैं, विष्णु साई बने, याद रखिएगा। और मोहन यादव एमपी के, मोहन यादव कहां के? एमपी के। और आपके जो बने हैं आपके तेलंगाना के रेवंत रेड्डी, तेलंगाना के रेवंत रेड्डी। राजस्थान के हाँ भजनलाल शर्मा बने राजस्थान के। वहीं आपके मिजोरम के कौन बने हैं? लाल दुहमा याद कर रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया। आप लोग को अगला क्वेश्चन बताना है। चलिए कुछ देर में अब लास्ट कर रहे हैं हम लोग। तो आज का लास्ट सवाल आप लोग को बताना है कि युवा मतदाता राजदूत जो जम्मू कश्मीर राज्य सरकार ने चुना है वह सुरेश रैना को चुना है। किसे चुना है? सुरेश रैना को चुना है। और सुरेश रैना पे वो बिलीव किया तभी तो उसे चुना। तो इससे देखिएगा बिलीव शब्द का यूज कर रहे हैं, इसमें भी मटेरियल छुपा हुआ है, इसमें भी कंटेंट छुपा हुआ है। तो याद रख लीजिएगा कि जम्मू कश्मीर के सरकार के द्वारा युवा मतदाता को जागरूक बनाने के लिए जो ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना है वह सुरेश रैना को चुना है, क्योंकि सुरेश रैना पे बिलीव करता है आदमी। तो बिलीव करके अगर बोलेगा पुस्तक किसका है तो सुरेश रैना का है। बिलीव करके अगर पुस्तक बोलेगा तो सुरेश रैना का है, और सुरेश रैना का संबंध जम्मू कश्मीर से है, इसीलिए जम्मू कश्मीर सरकार ने उसको आपका जो है कि मतदाता से संबंधित जागरूकता के लिए ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। तो आपको आज का सुपर संडे का ये पहला सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। और बस यही आपसे हम आशा रखते हैं कि आप लोग मेरे साथ में साथ कदम से कदम मिलाकर जो है कि तैयारी करते रहिए। आपके तैयारी में कहीं कोई कमी नहीं आएगा। तो आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। तो आपका जो है कि आपका समर्थन जिस तरह से मिल रहा है तो इस तरह से मेरा भी समर्थन आपको मिल रहा है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम अपने सेशन को आज यहीं समाप्त कर रहे हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।